नमस्कार दोस्तों, लखनऊ सिटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं जन सर्वेक्षण के लिए निकला हूँ। मैं समाज सेवियों से, नेताओं से और तमाम संगठनों से ये जानने के लिए निकला हूँ कि सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण करना कहाँ तक उचित है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में वकील साहब हैं, आप भी वकील हैं, थोड़ा सा परिचय हो जाए सर आपका। अंजनी कुमार द्विवेदी। क्या कर रहे हैं आजकल? उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। अच्छा जी, लखनऊ खंडपीठ पर। अच्छा सर, बस आप बताएं। अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट में ही हम लोग भी हैं। आप भी साथ में? नहीं, आप अच्छा। तो पहला मेरा सवाल ये है, सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कितना उचित है और कितना लोगों के लिए समस्याओं का एक बड़ा गट्ठर बन सकता है? जो आपका प्रश्न है वो अपने आप में ही विरोधाभासी है, इसलिए कि आपने दो शब्द प्रयोग किए हैं, एक सार्वजनिक और एक निजी। दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते हैं। ठीक है। ये एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। तो जो सार्वजनिक चीज़ें हैं सार्वजनिक ही रहनी चाहिए। जो निजीकरण के लिए जो आपकी, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको संपत्ति के लिए आत्यंतिक अधिकार नहीं देता है, लेकिन आपके जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं वो किसी भी सार्वजनिक जगह पर आपको हमेशा आने के लिए, जाने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए आपको स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है। तो जहाँ तक निजी और सार्वजनिक का अंतर है, हमारी समस्या ये होती है कि हम निजी और सार्वजनिक में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। जब किसी सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंधन गड़बड़ होता है, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, जो आप जिस विषय पर अभी हमारी जो चर्चा हो रही थी उस विषय के हिसाब से, सार्वजनिक संपत्ति के प्रबंधन की जब बात आती है तो उसमें जो दुरुपयोग उसका हो रहा है, जो उसमें अव्यवस्थाएं होती हैं, उनके जो सुधारीकरण के लिए कार्य किए जाते हैं, उनके लिए यदि आप कहते हैं कि उसको निजीकरण किया जा रहा है तो ये एक विभ्रम की स्थिति पैदा होती है। अच्छा, बताएं। व्यवस्था क्या होती है कि जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनकी जब जवाबदेही आप नहीं तय कर पाते हैं तो सरकार और शासन व्यवस्था दोनों जो अलग अलग तरीके से होते हैं, जिसको जनता एक समझ लेती है, वो उस चीज़ का फायदा उठाते हैं और ऐसी दशा में वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरे तरीके समझ में अपनाते हैं, जिसके आधार पर आपका क्वेश्चन बन रहा है कि क्या सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण हो जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट स्थिति है कि सार्वजनिक संपत्ति को सार्वजनिक तौर पर रहना चाहिए, उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी व्यवस्था है कि उसकी अव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, उसमें जो सरकार अपने शासन व्यवस्था पर ध्यान नहीं देती है, उस शासन व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए उसका एक उपाय हो सकता है कि जो उसके मैनेजमेंट में, जो उसके प्रबंधन में जो अधिकारी बैठे हैं, उन अधिकारियों को अगर निजीकरण के दायरे में लाते हुए उनकी सर्विसेज को एक, हम ये कहें कि पारदर्शिता के तरीके से उनको एक समय दिया जाए कि आप इतने दिन के लिए ही यहाँ काम करेंगे और आप इसके लिए पूरी जवाबदेही लेंगे, और यह निजीकरण पहले उन अधिकारियों पर लागू किया जाए और उनसे उस जवाबदेही लेते हुए उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको अगला सेवा विस्तार देते हुए कार्यवाही अगर की जाए तो ये समस्याएं सुधर सकती। बिल्कुल। जो एमडी हैं किसी भी संस्था से, पावर कॉरपोरेशन के एमडी है, वो कह रहे हैं कि जबकि वो 3 साल से उस पावर कॉरपोरेशन के एमडी बने बैठे हैं, तो उनका कहना है कि विद्युत विभाग जो है लगातार घाटे में ही चला जा रहा है। इस वजह से हम विद्युत विभाग को हम निजी हाथों में देना पड़ेगा, क्योंकि ये चला पाने में ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसको प्राइवेट हाथों में देना चाहिए। तो ये भी तो चेक करना चाहिए कि आपके होते हुए 3 साल में घाटे में कहाँ से मेरा अभिमत उनका भी तो जांच इस विषय पर होना चाहिए। मेरा अभिमत इस विषय पर यह है कि जांच सिर्फ जांच नहीं होनी चाहिए। बीते 3 सालों में उन्होंने क्या किया, इस विषय पर उनकी बृहद समीक्षा होनी चाहिए। जांच तो एक छोटा दायरा है, उनकी समीक्षा होनी चाहिए, उनसे जवाबदेही ली जानी चाहिए। यदि वो अपनी जवाबदेही से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि ये उनके द्वारा से त्रुटियां हो रही हैं, तो उनके किसी भी विभाग में अगले सेवा विस्तार पर विचार करते हुए तत्काल रोक लगा देनी चाहिए और ऐसे अक्षम लोगों को बाहर कर देना चाहिए। यदि हमें निजी समाज के निजी तबके से यदि हमें इस तरह से योग्य व्यक्तियों की आपूर्ति हो सके तो बिल्कुल उनको उस जगह पर प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए। आप विश्व के तमाम देशों में देखेंगे जहां ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो शासन व्यवस्था है उसमें किसी को लगातार सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है। यदि उनके कार्यकाल के समय में उनके द्वारा ली गए निर्णय
या उनके द्वारा किए गए संव्यवहार उचित नहीं पाए जाते हैं तो उनको अगला कार्य विस्तार नहीं दिया जा सकता है। ऐसी दशा में यदि यह निजीकरण, सिर्फ निजीकरण को गाली देना या सिर्फ निजीकरण का विरोध कर देना इसका उपाय नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। कई बार ये होता है कि निजी संस्थाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। हाँ बिल्कुल सच काम आप करती है। मीडिया, आपकी मीडिया है, या आप देखिए हम लोग वकालत करते हैं, वकालत के पेशे में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है कि सिर्फ सरकारी वकील काम करेंगे या लोगों की समस्याओं के लिए सरकारी वकील ही आगे आएंगे। इस पर चर्चा बेहतर है कि बहुत ज़्यादा कहना ठीक नहीं, लेकिन समाज जानता है कि निजी अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता में क्या अंतर होता है, लोग कैसे लोगों की सहायता कर पाने में कितना सक्षम होते हैं। कमियां थोड़ा बहुत कहीं ना हर जगह मिल जाएंगी, कुछ लोग उसमें भी किसी को परेशान करने वाले हो सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि निजी गड़बड़ है। निजीकरण वाले गड़बड़ करते हैं, निजी अपना स्वयं का कार्य करने वाले कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन जहाँ तक आप सार्वजनिक चीज़ों की बात करते हैं तो सार्वजनिक संस्थाओं का प्रभार लेने वाले व्यक्तियों की निजी जवाबदेही होनी चाहिए। यदि मैं निजीकरण का इस विषय पर सपोर्ट करता हूं कि निजीकरण होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत वहां से होनी चाहिए कि जो इस व्यवस्था में प्रभार लेकर के बैठे हैं, निजीकरण पहले उन पर अप्लाई किया जाना चाहिए। ऊपर से हाँ, शुरुआत नीचे से नहीं होनी चाहिए। यदि प्रबंधक कह रहा है कि उसके बस में इस चीज़ नहीं है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको सभी सेवाओं से मुक्त कर देना चाहिए। वो यदि अपने आप को अक्षम घोषित कर रहा है तो उसको हटा दिया जाना चाहिए, उसको उस पद पर ही नहीं रखना चाहिए, और उसको किसी सार्वजनिक संपत्ति के प्रभार के लिए कोई नया पद भी नहीं दिया जाना चाहिए। और बेशक समाज में आप ढूंढ करके किसी नए व्यक्ति को जो उस शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है और काम अच्छा कर रहा है उसको वहाँ आप दे दीजिए, थोड़े दिन के लिए दे दीजिए उसको। यदि उसका कार्य व्यवहार अच्छा नहीं है, वो आपकी संस्था को ऊपर नहीं ले जा रहा है, तो आप हटा दीजिए। बिल्कुल। जिस प्रकार आप एजुकेशन के सेक्टर में देखते हैं, दूसरे सेक्टर में देखते हैं कि निजी संस्थाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। हमारी सबसे बेसिक नीड शिक्षा की होती है, बिल्कुल, उसमें निजी संस्थाएं अच्छा काम करती हैं। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा किसी से नहीं छिपी हुई है। कुछ गिने चुने अस्पतालों को छोड़ करके निजी अस्पताल ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। बेशक निजी अस्पतालों में लोगों की जेब लूट ली जाती है। नहीं बिल्कुल, वहाँ पर मनमानियाँ तमाम हो जाती हैं। मैं आपकी बात से इस स्तर पे सहमत रहूँगा कि लोगों की जेब लूट ली जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी जहाँ जीवन की समस्या होती है वहाँ सरकारी अस्पताल उस तरह की काम नहीं कर पाते हैं। कई बार क्यों नहीं कर पाते? कई बार संसाधन कमी है, पैसा नहीं है सरकार के उनके पास संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति बजाय सेवा कार्य करने के लिए जो हमारे पैसे से ही वो अपना सैलरी उठा रहे हैं, अपना वेतन उठा रहे हैं, उसके उनकी निगाह वहाँ पर ज़्यादा होती है बजाय अपनी ड्यूटी के सेवा कार्य पर होने के। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। मनीष जी, हम आपके पास आएंगे। मनीष जी, इसमें वर्तमान भाजपा सरकार जो है, क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं भारत के साथ साथ, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। जी, तो मैं थोड़ा सा सवाल मेरा राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। इसमें ये कि भाजपा सरकार लगातार निजीकरण पर बढ़ती चली जा रही है। बैंक लगभग आधा प्राइवेट की तरफ बैंक हो चुका है, मर्जर हुआ है, तमाम उसमें परिवर्तन किया है सरकार ने। और बिजली विभाग भी को जो है प्रस्ताव लगभग जारी है, 42 जनपदों की विद्युत व्यवस्था को जो है निजी हाथों में देने की बात उठ रही है, और यूनियन के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी जारी है उनका। तो अगर सरकार ने सार्वजनिक उपकरणों को, संपत्ति को अगर निजी हाथों में दे देगी तो इससे देश का क्या हित हो सकता है या अहित हो सकता है? आप थोड़ा सा विस्तार से देखिए। हित और अहित की बात जहाँ तक आती है, वहाँ किसी निजीकरण से देश का हित अहित का कोई उस पर कोई विषय पे कोई असर नहीं पड़ता है। इस पर सिर्फ बात ये आती है कि अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अपनी जेबों के लिए इसका निजीकरण होना या न होना की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। निजीकरण होने से क्या हो जाएगा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जबकि अगर निजीकरण नहीं है, सरकारी संस्थाएं जो चल रही हैं, तो क्या वजह है कि आप काम नहीं कर पा रहे हो। जैसा कि अभी मेरे मित्र ने कहा कि निजीकरण के लोगों की, जो लोग इसके पैरवी कर रहे हैं, ऐसे जो लोग कह रहे हैं कि हम इसको नहीं चला पा रहे हैं, हमारे से घाटे में जा रही, तो ऐसे लोगों का वाकई अपने पदों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप पत्रकारिता अच्छी नहीं कर रहे हैं तो आपको माइक लेने का क्या अधिकार है? बिल्कुल। उसी तरह भी जो भी एमडी ऊपर के लेवल के जितने भी बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं शासन के तौर पे, और उस प्रशासन के साथ लेके आप काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों को शासन को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों की क्या आवश्यकता है। आपने IAS की पढ़ाई करी, आपने इतनी पढ़ाई करी, किस लिए करी? बिल्कुल सही बात है। आपको उस चीज़ों को, आपको इसीलिए इस चीज़ पे बैठाला गया है कि आप इसको ऊपर लेके आइए, आगे बढ़ाइए। निजी, अच्छा, हम निजीकरण को दे देंगे तो क्या आपसे काबिल व्यक्ति बैठ जाएगा उससे? वो गरीबों का दोहन करेगा, हमारी जनता का व्यापार, वो तो व्यापारी होगा, वो हो जाएगा। और आने वाले दिनों में
निजीकरण देखिए, जैसे कि अभी मेरे मित्र ने कहा कि दोनों चीज़ों से होना चाहिए। निजीकरण जो है निचले स्तर पे नहीं, ऊपरी स्तर पे जब होगा तो निजीकरण आपके बेहतर होगा, और जब निचले स्तर पे होगा और ठेके पद्धति पे चला जाएगा, उस जगह पे आप आके गुलाम हो जाएंगे, आप फिर से ब्रिटिश सरकार की ओर की तरफ बढ़ जाएंगे, जहाँ पे आने वाले दिनों के लिए आप किसी न किसी संस्थाओं के ऊपर आश्रित रहेंगे, और वो संस्था जब चाहेगी आपके हिसाब से मनवा के आप नहीं करोगे, सारे लोग को हटा लेगी, आप कहाँ से सारी चीज सुविधाएं दे पाओगे। तो आप किसी न किसी ऐसे प्राइवेट संस्थाओं पे आश्रित क्यों हो रहे हैं? क्यों नहीं आप अपने कर्मचारियों के ऊपर ऐसा दंड लगा रहे? क्यों नहीं उनकी कार्यशैली तय कर रहे? क्यों नहीं उनकी काम करने की, उनके ऊपर ना करने के लिए उनके ऊपर पनिशमेंट तय कर रहे हैं? ये सब चीज़ें क्यों नहीं तय कर रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई। और तय करने के बाद जो सख्ती से निर्णय लीजिए। जैसे सरकारी संस्थाएं में आप आ रहे हो, आपको पता है कि मैं काम करूं या ना करूं, मुझे साल के महीने के 31 दिन बाद 1 तारीख को मुझे सैलरी मिलनी है। बिल्कुल। तो हमें काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्राइवेट संस्थाएं जहाँ होती हैं वहाँ अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनकी सैलरी कटती है, उनको निकाला जाता है। यही पद्धति आप अपने यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करते हो? अभी काम सारे दुरुस्त हो जाएंगे। सच्चाई है। और जब आपने ये सरकार ने यूनिट तय किया कि 8 रुपये यूनिट अगर आपको मैं दे रहा हूँ, उसमें बेनिफिट आपने जोड़ा होगा ना सरकार का, उसमें लागत निकाली होगी, सारी चीज निकालने के बाद आपने अपना लाभांश निकालने के बाद आपने 8 रुपये यूनिट का आपने जो उसका लागत तय किया है। तो जो आप 8 रुपये लागत तय कर रखा है, तो उसमें कैसे घाटा हो रहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप 1 महीने का बिल जैसे होता आप काटने चले आ रहे हो। अभी निजीकरण जब होगा तो इसमें क्या होगा, हर आदमी अपना अपना व्यापार तय करेगा। सच्चा वो मनमानी मनमानी व्यापार होगा। हमने आप सार्वजनिक संपत्तियां एक सेवा भाव से काम करती हैं। निजीकरण में देखिए 2 चीजें का नुकसान होगा। मैं निजीकरण के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन निजीकरण होने से बेनिफिट भी आपको है। निजीकरण में 2 चीजें होंगी। मेरा आपका ठेका हो जाएगा, अनुबंध हो जाएगा कि मुझे आपको साल के 1 लाख रुपए देने हैं। अब मैं वो 1 लाख रुपए जनता से कैसे वसूलता हूँ आपसे मतलब नहीं है। ठीक है, मैं वो 10 लाख वसूल रहा हूँ, शोषण तो जनता का ही तो होगा। शोषण जनता का ही होगा। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना, जैसे मेरे काबी वकील ने कहा कि निजीकरण पहले, सबसे पहले ऊपरी पायदान के सारे अधिकारियों का होना चाहिए, ताकि ये चीज़ें सुधर के आ जाए। ठीक है। अभी हमारी कई बार वार्ता हुई है शैलेंद्र दुबे जी का। शैलेंद्र दुबे जी जो इस यूनियन के, जो इस आंदोलन के शीर्ष नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन चल रहा है, पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन क्या कहें उसको, एक बिजली पंचायत के रूप में वो बैठक कर रहे हैं लगातार, वर्किंग टाइम के बाद वो उस पर लगातार लगे हुए हैं, और आगे भी रणनीति उनकी बनती जा रही है बड़े स्तर पर करने की। लेकिन उनका कहना है कि अगर सार्वजनिक संपत्तियाँ, ये जो विद्युत विभाग है, अगर निजी हाथों में जाता है तो किस प्रकार से जनता के अहित में होगा। अभी 7-8 रुपये, 6-7 रुपये यूनिट बिजली का बिल है, जब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो ये 18 रुपया, 16 रुपया यूनिट क्या जो आम जनता है झेल पाएगी? आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, जब अनुबंध हमारा आपका हो जाएगा कि मुझे देखिए, सरकार को उससे मतलब नहीं है कि कोई जी रहा है मर रहा है। क्यों? सरकार तो जनता ने बनाया है भाई। सरकार जनता को तय करना पड़ेगा ना कि 2028 में बनाएगी या नहीं बनाएगी इनको, इसमें उनको तय करना पड़ेगा। कहा कि जनता को नहीं मतलब है, सरकार को नहीं मतलब है कि जनता जिए मरे, लेकिन देखा जाए तो सरकार किसने बनाया? जनता ने बनाया। ठीक है, जनता अपने लिए बनाती है, सरकार अपने लिए बनाती है, लेकिन सरकार नहीं सोच रही ना। मैं आपको वही चीज़ों को तो बता रहा हूँ ना कि जब अनुबंध हमारा हो गया, किसी चीज़ को लेके हमारा जब आपका अनुबंध हो गया कि मैंने, मान लीजिए कोई एक संस्थान है, मैंने आपसे अनुबंध कर लिया कि मैं आपके संस्थान को रन करूँगा, मैं आपको 1 लाख रुपये दूंगा। ठीक है, अब वो 1 लाख मैं कैसे दूंगा? आपको उससे मतलब नहीं, आप 90,000 नहीं लोगे हमसे, 1 लाख ही लोगे आप हमसे। वहाँ व्यापार शुरू, व्यापार हो गया, वहाँ सरकार चला नहीं रही, और जनता को कोई मतलब, जनता का हित की कोई बात नहीं हो रही, वहाँ व्यापार हो रहा है। मैंने 1 लाख मुझे देना है, मुझे अपनी एम्प्लॉई का 1.5 लाख रुपये निकालना है, मुझे आपसे कम से कम 3 लाख वसूलने हैं। तो उसमें आप कितना पिस रहे हो, क्या नहीं पिस रहे हो, तो रेट तो भाई जब मेरा आपका अनुबंध हो गया तो 7 रुपये 8 रुपये यूनिट की बात ही खत्म हो गई। जो मेरा इच्छा होगा वो मैं रखूँगा। तो अनुबंध, यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बताएं। जैसे अभी आपकी चर्चा चल रही है, आपने कहा सरकार, तो मैं आपके माध्यम से एक दूसरा संदेश लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास चुनने की स्वतंत्रता सरकार की होती है। ठीक है। हम में से ज़्यादातर लोग ये अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं कि नहीं समझ नहीं पाते हैं कि शासन क्या है और सरकार क्या है। ठीक है। यहाँ जो मेरे मत में जो आपका प्रश्न है या जिस विषय पर आप बात करना चाह रहे हैं, जिस पर आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, यहाँ ये सरकार की लड़ाई नहीं है। सरकार निजीकरण कर रही है, ये प्रश्न ही मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि निजीकरण सरकार कर रही है या शासन कर रहा है, ये आप नहीं अंतर कर पा रहे हैं। ठीक है। जब हमारी जनता के लिए सरकार चुनने का समय आता है तो उसमें शासन चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है।
शासन का चयन यूपीएससी कर रही है, हमारी जो पूर्व संस्थाएं हैं वो कर रही हैं। हम सिर्फ सरकार चुनते हैं। जब सरकार चुनते हैं तो हम ये क्वेश्चंस नहीं रेज करते हैं कि हमारा जीवन स्तर कैसे अच्छा सुधरे। आप इस प्रश्न को कहीं नहीं उठाते हैं। आज बेसिक है, ठीक है कि आप सरकारें बदल जाती है, लेकिन शासन जो वही रहता है। सरकार से आप ये नहीं कभी मांग करते हैं, हमारी जनता हमारी सरकार से ये नहीं मांग करती है कि हमारी शासन व्यवस्था को अच्छा किया जाए। जो आपकी समस्या है बिजली विभाग के निजीकरण के बारे में चर्चा होने वाली बात है, या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या कभी भी जो आंदोलन करते हैं, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत ना हों, लेकिन जो लोग भी आंदोलन करते हैं कि सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, स्पष्ट तौर पर वो लोग स्पष्ट बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने लिए बात करते हैं। जो सार्वजनिक संपत्तियां बनाई गई, आप बिजली विभाग की बात करते हैं, इसका निगमीकरण हुआ, आपको उसी दिन सचेत हो जाना चाहिए कि ये सरकार के सीधे पूरे नियंत्रण से आधे नियंत्रण में चली गई। निगम का मतलब सरकार का उस पर कब्जा, सरकार का उस पर नियंत्रण है, लेकिन वो आधे तरीके से प्राइवेट हो गई, प्राइवेटाइजेशन वहाँ हो गया। तो जब आपने विद्युत वितरण निगम कह दिया, सरकार से बाहर आपने उसको ले लिया, उसका महाप्रबंधक बनाना शुरू कर दिया, उसी दिन ये हो गया कि ये एज ए प्राइवेट बॉडी काम करना शुरू कर देगी। वो अपनी नीतियां स्वयं बनाएगी, अपने व्यापार के लिए काम करेगी। आप यूनिट का रेट तय करते हैं, उसमें कहते हैं मेरा लाभांश होगा। सरकार तो लाभांश नहीं ढूंढती है, सरकार तो आजकल रेवड़ी बांट ही रही है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। केजरीवाल साहब भी बोल रहे हैं, भाजपा वाले भी बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, सारी पार्टियों को, आप किसी पार्टी से मत जोड़िए इसको। सरकार के ऊपर एक दबाव होता है कि वो अपने सरकार को बचाने का प्रयास करे, उसमें कोई इब्बट भी नहीं है। राजा अपने राज्य को बचाने का हर संभव प्रयास करता है, उसमें कोई इब्बट होना भी नहीं चाहिए, उसको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार वो अच्छी होती है जो अपने जनता के लिए अच्छा काम करे। उस जनता की अच्छा काम करने के लिए अकेले आप सिर्फ सरकार को ही नहीं कह सकते हैं, सरकारें बेहतर काम करती हैं, लेकिन उस बेहतर काम करने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार हमारे लिए कौन से सरकार जो शासन व्यवस्था पर अपना नियंत्रण रख रही है, उस शासन व्यवस्था वाले हमारे पास क्या शासनादेश ला रहे हैं, हमको क्या भी उसकी जानकारी होती है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि आपको इस साल में इस सत्र पिछले 2024 में सरकार ने कितने शासनादेश जारी किए हैं? आप उसमें से कुछ के नाम बता सकते हैं जो बिजली विभाग के सुधारीकरण के लिए किए गए हों, या आपकी जो आंदोलन जीवी हैं, जितने आंदोलन जीवी सब आजकल तो बड़ा अच्छा चल गया है, वो लोग कभी अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से शासनादेश आए हैं जनता की सुरक्षाकरण के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए? ये सच्चाई है कि ये भी आम जन हो या वो लोग भी सिर्फ अपनी नौकरी बचाने का प्रयास करते हैं। जब आपको जिम्मेदारी दी गई, सार्वजनिक संस्थाओं के निजीकरण की बात क्यों उठती? ये आपके लिए एक चेतावनी होती है। वास्तव में जब सरकार कहती निजीकरण कर देंगे तो वो निजीकरण करना नहीं चाहती है, सच्चाई ये होती है। हम क्या कहते हैं, हम स्वयं चाहते हैं कि उसका निजीकरण हो जाए, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि वो अपना काम स्वयं नहीं करते हैं। अगर वो जिम्मेदारी से काम करेंगे, असलियत से काम करेंगे, तो सरकार प्रबंधन घाटे में क्यों जाएगा, निगम घाटे में क्यों जाएगा? उनका तो कहना यही है कि जो है सरकार, आप जानते हैं, चुनाव लड़ने के लिए ऐसा नहीं होता है। चुनाव के लिए प्राइवेट बॉडी जितनी है वो फंडिंग करती हैं। आपने अभी देखा चुनावी बांड पकड़े गए तो किसके आए हैं? सरकारी संस्थाओं ने तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया जितना प्राइवेट संस्थाओं ने दिया हुआ है। उनके पास कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब कि सरकार के साथ जुड़े हुए लोग अच्छे से काम नहीं करना चाहते हैं। उनकी जवाबदेही तय करने के लिए सरकार से जनता मांग क्यों नहीं करती है कि अगले चुनाव में जो हमारी शासन व्यवस्था को जवाबदेह बनाएगी, पारदर्शी बनाएगी, मैं उसको मत दूंगा। ऐसी मांग आप नहीं करते। दूसरी चीज़ रुकिए, इसी विषय पर आपके बिजली विभाग की ही बात मैं कर रहा हूं। आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट संविदा कर्मियों की भर्ती करते हैं, वही चीज, ये भी बेसिक नीचे इन्हीं की बनाई व्यवस्था है ना, तो वो आप दोनों में बाइफरकेशन नहीं, जियोपार्डी नहीं ले सकते हैं। ये अभी जियोपार्डाइज बात मत करिए। जो भी छोटे से लेके बड़े स्तर से सब सरकारी भर्तियां हुआ करती थी। सरकारी भर्तियां होने के बाद आपकी जनसंख्या भी बढ़ी, सरकारी पदों की उस पर नियुक्तियां नहीं हुई। आपकी क्वेश्चन 2-3 सालों में बिजली विभाग में बैंक में भर्तियां बिल्कुल जहाँ तक 0% है, हुई ही नहीं है, तमाम पद खाली पड़े हैं। बात को सुन ले थोड़ा। आप संविदा पर भर्तियां करते हैं, लेकिन समस्या ये नहीं होती है। हम तो नज़दीक से देखते हैं। देखिए, मैं अधिवक्ता व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे हर तरीके के लोग मिलते हैं, पीड़ित लोग भी मिलते हैं और जिनसे काम लेना है वो लोग भी मिलते हैं।
उसमें वही संविदा कर्मी जब पद पा जाता है, बहुत मिनिमम पे स्केल पर काम करता है, लेकिन वो अपने आप को उस तरीके से पेश करता है जैसे उसके पास सारी शासन व्यवस्था आ गई। वो अपने आप को पीड़ित नहीं समझता है। बिल्कुल सही, ठीक है। और जो व्यक्ति यहाँ होता है वो तब तक अपनी ईमानदारी का ढोल पीटता है जब तक उसकी जेब में पैसा भरने की व्यवस्था नहीं आ जाती है। तो समस्या वहाँ से होती है। आप निजीकरण, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल असंतोष व्यक्त करता हूँ कि जो लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, शासन के सत्ता के अंग हैं, वो लोग अपने काम का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। यदि वो अपने काम का निर्वहन सही ढंग से करेंगे तो आपका प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाए, वायलेट हो जाएगी, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। बस सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ी चीज मैं ये चीज बता देता हूँ कि निजीकरण की बिजली विभाग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जबकि निजीकरण तो ऑलरेडी पहले से ही उसका ऑलरेडी है। निगम पहले हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते थे, पहले संविदा पे पहले रखते थे, अब संविदा भी समाप्त कर दिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग कर दिया है। तो आउटसोर्सिंग क्या है? ये प्राइवेटी सेक्शन तो है, उसका भी छटनी होने वाली है तमाम। आप मेरी बात को, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि आपने 90% तो आप आउटसोर्सिंग से काम करा रहे हैं, और जितने भी जो इसीलिए मैंने कहा कि निजीकरण ऊपर स्तर हो जाना चाहिए। निचले स्तर पे तो आपने निजीकरण कर ही लिया है। और मंत्री का भी निजीकरण, मंत्री का निजीकरण तो ही है। मंत्री का निजीकरण कैसे नहीं है? यही मैंने आपसे फिर आप नहीं अपने विषय से भटक गए। मंत्री का निजीकरण है इसलिए कि मंत्री को आप 5 साल में बदल देते हैं, वो निजीकरण है। शासन का निजीकरण नहीं है, क्योंकि वो एक बार तो आप निजीकरण जाता है, लाइफ टाइम रहता है, वो हमेशा है, उसको आप हटाने की पावर उसका भी डिमोशन होना चाहिए, उसका भी निजीकरण होना चाहिए। अगर बिजली विभाग प्राइवेट हाथों में जाता है तो जिसके मंत्री हैं वो भी प्राइवेट मंत्री कहलाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल वो नहीं कहलाएंगे। यही तो आपका, आप यही फिर नहीं समझ पा रहे हैं, या जनता नहीं समझ पा रही, आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा। जब आप शासन और सरकार में अंतर नहीं कर पाएंगे, मंत्री क्यों हो जाए? सरकार तो अलग है ना, शासन अलग है। आप शासन व्यवस्था के निजीकरण की बात कर रहे हैं ना कि सरकार की। सरकार तो ऑलरेडी निजीकरण में है, उसको तो आप हर 5 साल में बदल दे रहे हैं। सरकार केवल बनती है, चलाता उसको शासन ही है। काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगता है इससे जनता को काफ़ी मैसेज मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आपको आखिरी बार फिर मैं चाहूँगा कि मेरी जनता इस विषय पर जागरूक हो, सरकार से अपने अधिकारों की जवाबदेही की बराबर मांग करे, वो अपने अधिकारों की जानकारी ले और बिना डरे, बिना लोभ के, दूसरा शब्द में लोभ विशेष तौर पर प्रयोग कर रहा हूँ, बिना लोभ के और बिना रेवड़ी की राजनीति की इच्छा किए हुए सरकार से अपनी जवाबदेही तय करने की मांग करे। तो कैसे कोई साधन बचा है जनता के लिए? सारे साधन है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको पूरा अधिकार देता है। जवाब मांगने में इतनी परेशान है वो तो लड़ाई लड़ेगी। नहीं, जनता दाल रोटी में परेशान नहीं है। जनता अपनी दाल रोटी से इतर सोचने के कारण परेशान है। दाल रोटी की व्यवस्था हर जगह मिल रही है। इतनी महंगाई है, नौकरियां नहीं, वह पढ़ के निकलते हैं स्कूल से, उनके पास जॉब करने की या अब आप विषय से बदल जाएगा, फिर कोई बात नहीं है। हम इसको रोकेंगे, हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। काफी लंबा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इस पर 30 सेकंड के लिए कहूँगा आपसे, जनता के पास पर्याप्त स्किल है, लेकिन आप जनता से उस तरीके से आप सोचिए कि जैसे बेसिक एजुकेशन पढ़ने के लिए जब बच्चा पहली बार पढ़ने के लिए जाता है तो पढ़ाई नहीं करना चाहता है और इधर उधर की बातें करता है, लेकिन उसमें जो बच्चा पढ़ने के लिए सीख जाता है, ज्ञान लेना सीख जाता है, वो अपने को ऊपर बढ़ाता चला जाता है। हमारी जनता, जो आपका भी प्रश्न है कि दाल रोटी में परेशान है, वो उसी बच्चे की तरह है जो कहती कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे और पिताजी के खर्चे पे हम अच्छे तरीके से रहेंगे। तो जिस दिन बच्चा पिताजी के खर्चा छोड़ करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है, वो आगे निकल जाता है। उस तरह जनता जिस दिन दाल रोटी, तो सबके पास सरकार का एब्सोल्युटली आप समझिए कि उसके पास जिम्मेदारी है कि किसी भी जनता के एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। कोई भी सरकार, लेकिन आपकी स्किल को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। हम जो अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उसी का परिणाम है जो आज आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि हमारे ये लोग, जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं या जो लोग आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते तो आज आपका ये प्रश्न नहीं आने का संभावना ही नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।